Hello everyone, welcome to the class Bio with Alifa. In the previous chapter of the cell, we have studied the introduction of the chapter and the structural organization of the cell, like plasma membrane. Cell wall we will study today, and its next part is nucleus and cytoplasm. हमने सेल के पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पढ़ा था। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। सेल वॉल और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आज हम पढ़ेंगे। सेल वॉल, जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सेलुलोज होता है। ये सेलुलोज की बनी होती है और ये प्लांट को शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें ही उसका फंक्शन छुपा है, कम से कम मेरे नोट्स में तो ऐसा ही है। जैसे कि फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, इट प्रोवाइड शेप, रिजिडिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल. It maintains control movement of the substance in and out of the cell, and beside this it protects the cell also, क्योंकि ये सेल की सबसे बाहर की लेयर है, सेलुलोज की बनी हुई है, रिजिड है, तो ये सेल को क्या है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। क्योंकि रिजिड है तो एक सेल को ये एक शेप भी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल में जो नेक्स्ट पार्ट है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल। इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा इसे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। आपको छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में MCQ टाइप रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको आगे क्लियर करूँगी कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस किसी भी सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। राइट, न्यूक्लियस किसी भी सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल और कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर 4 पार्ट में डिवाइड है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। लेकिन अगर हम डायग्राम से हम चारों स्ट्रक्चर अगर देखें, दिस इज़ द इनर लेयर, दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, बोथ द लेयर्स फॉर्म न्यूक्लियर एनवेलप। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या न्यूक्लियर सैप कहते हैं। तीसरा जो स्ट्रक्चर है इसका न्यूक्लियोलस है। ये जो गोल सा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और चौथा जो पार्ट है उसे हम क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं। तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप आउटर मोस्ट लेयर और इनर लेयर से दोनों से मिलकर बना है। दूसरा जो पार्ट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो खाली स्पेस है ये जेली लाइक सब्सटेंस से भरा होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा पार्ट है न्यूक्लियोलस। ये गोल सा जो स्ट्रक्चर यहाँ कोने पर दिखाई दे रहा है इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अलावा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन थ्रेड्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप 2 चीज़ से बना है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो है न्यूक्लियस की वो रफ होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं से फॉर्म होना शुरू होता है, राइट। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है। और ये लेयर्स जो होती हैं आउटर लेयर और इनर लेयर बीच बीच से ब्रेक होती हैं, उन ब्रेक को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। यानी कि आउटर लेयर और इनर लेयर या न्यूक्लियर एनवेलप जो है बीच बीच से ब्रेक है, उन ब्रेक्स को हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं।
ये दोनों मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन यानी फैट और प्रोटीन की बनी होती हैं, दोनों को मिलाकर लिपोप्रोटीन कहा जाता है। नाउ we will study the next part of the nucleus. न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप, ये मैंने आपको पहले बताया। ये जैसे कि हम सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो वो भी विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस होगा। इसमें एंजाइम्स भी होंगे, राइबोसोम्स भी होंगे, आपका न्यूक्लियस जो कि थर्ड स्ट्रक्चर है वो भी होगा। उसी में क्रोमेटिन थ्रेड्स भी उस जेली लाइक स्ट्रक्चर में फैले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट होंगी, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप में प्रेजेंट होंगी। The third structure is called as nucleolus. ये डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ये डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोल सा स्ट्रक्चर है जिसमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेल्स नहीं डिवाइड करते हैं वो न्यूक्लियस में जाके प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहेंगे मैम डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स क्या होते हैं? डिवाइडिंग सेल्स वो होते हैं जैसे कि डीएनए नॉन डिवाइडिंग में आता है आपका, डिवाइडिंग में आता है आपका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब डिवाइडिंग में आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, अपने डोरमेंट कंडीशन में होते हैं, डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं, एक जगह डेंसली मतलब इकट्ठे होकर प्रेजेंट होते हैं। वो पार्ट आपका न्यूक्लियोलस कहलाता है। राइट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस which is called as chromatin network और chromatin threads. chromatin thread ये डार्कली स्ट्रिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मैंने आपको डायग्राम में पहले बता दिया है। ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे डीएनए क्या है, प्रोटीन क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या हैं। एक्चुअली मैं इस पर एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी। डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही हमारा हेरिडिटी मटेरियल है। यही इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है, मतलब हमारे पेरेंट्स कैसे हैं और हम कैसे होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए कैरी करता है। आधा हमारी बॉडी में हमारे मदर का डीएनए मदर साइड से होता है और आधा डीएनए किधर का, फादर साइड का होता है। तो डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स होते हैं प्रेजेंट। जीन्स फंक्शनल भी हो सकते हैं, नॉन फंक्शनल भी हो सकते हैं। तो डीएनए का कोई पार्ट फंक्शनल भी हो सकता है और कोई पार्ट नॉन फंक्शनल भी हो सकता है। तो डीएनए कैसा है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इस तरीके से डीएनए और हिस्टोन्स प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं। और ये क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं जब कंडेंस्ड हो जाते हैं तब ये क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो डीएनए किसका बना हुआ है, जीन्स का बना हुआ है। वो जीन्स आपकी फंक्शनल भी हो सकती हैं और नॉन फंक्शनल भी हो सकती हैं। तो डीएनए और हिस्टोन्स प्रोटीन, या हम सिंपल आप प्रोटीन समझिए, प्रोटीन दोनों मिलकर एक कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे डीएनए क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स जब कंडेंस्ड हो जाते हैं तो ये क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर हम कभी बोलते हैं जीन्स प्रेजेंट है, कभी हम बोलते हैं डीएनए प्रेजेंट। एक्चुअली जीन्स ही क्रोमोसोम डीएनए का क्या होती हैं, पार्ट होती हैं। डीएनए के ऊपर 4 नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। डीएनए के ऊपर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से, टी, थाइमिन सी फॉर साइटोसिन। ए हमेशा टी के साथ जाता है और जी हमेशा सी के साथ। जब जिसे हम सेमी कंजर्वेटिव कॉइल्ड स्ट्रक्चर की इस तरीके से हम बात करते हैं तो ये इस स्ट्रैंड पर अगर ए प्रेजेंट है तो इस पर टी प्रेजेंट होगा, इस पर जी प्रेजेंट है तो इस पर सी प्रेजेंट होगा, अगर इस पर सी प्रेजेंट है तो इस पर जी होगा, इस पर टी हुए तो इस पर ए होगा। इज इट क्लियर? ये 3 के पार्ट में इस तरीके से जीन्स फॉर्म होंगे। ये जीन्स ही कहलाएंगे। 3 के ग्रुप में ये जीन्स कहलाएंगे। ठीक है, इन्हें हम कोडॉन भी बोलते हैं, इन्हें हम
कोडॉन इसलिए बोलते हैं कि इनसे अमीनो एसिड्स फॉर्म होते हैं। एक अमीनो एसिड से पर्टिकुलर कैरेक्टर फॉर्म होता है, तो हम कहते हैं जीन्स, एक जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप इतना डिटेल में ना जाएं। डीएनए पर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, राइट। और इन्हीं बेसिस से क्या बनी है, आपकी जीन्स बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं डीएनए पर जीन्स प्रेजेंट है या नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, या फिर डीएनए पर जीन्स प्रेजेंट है और जीन्स किससे बनी है, नाइट्रोजनस बेसिस से बनी है। जब डीएनए हिस्टोन्स प्रोटीन के साथ में कंबाइंड होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन, तो ये क्या बनाता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स जब कंडेंस्ड हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। यही क्रोमोसोम पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब पूरे के पूरे क्रोमोसोम ही नहीं, कोई डीएनए का कोई सेगमेंट भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। एक खाली क्रोमेटिन थ्रेड भी ट्रांसफर हो सकता है, वो कंडेंस नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें आप आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका क्रोमेटिन नेटवर्क आपको क्लियर हो गया होगा। तो न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, और वो डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में जाने वाला है, तो इसलिए डीएनए को क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। वो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसे ये पता है कि अगर पेरेंट्स के पास में ये कैरेक्टर है तो ऑफस्प्रिंग के पास ये कैरेक्टर होंगे। उसको मालूम है कि आरएनए, हाँ डीएनए से, अब हम कहेंगे आरएनए क्यों फॉर्म होता है, जब डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। एक्चुअली डीएनए से ही आरएनए फॉर्म होता है, और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होती है, और एक प्रोटीन से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, डीएनए से आरएनए फॉर्म होगा, आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगी, प्रोटीन से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, ठीक है। जैसे कि आपका आईज़ का कलर, आपके हेयर का कलर, हेयर का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होंगी, आपके डीएनए के थ्रू होंगी। तो आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन ये फॉर्म होगा, क्योंकि जब तक कि डीएनए से आरएनए फॉर्म नहीं होगा तो आरएनए से प्रोटीन फॉर्म नहीं होगी, और प्रोटीन फॉर्म नहीं होगी, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। इज इट क्लियर। तो क्रोमेटिन डीएनए के अंदर ये सारी चीज़ें, और सॉरी न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, लेकिन हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। क्योंकि न्यूक्लियस हमारी सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसे किसी भी सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, हमारी नहीं, किसी भी सेल की। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्योंकि इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो सेल डिवीज़न भी होगा। सेल डिवीज़न मैं आपको लास्ट में चैप्टर के बताऊँगी, राइट। क्योंकि डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, तो डीएनए से आरएनए फॉर्म होगा, आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगी, ठीक है। इट हैज़ बीन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये कैरेक्टर के ट्रांसफ़र होने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज साइटोप्लाज्म, राइट। सेल के अंदर, जैसे कि मैंने एक रफ डायग्राम आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का बनाया था, ये जो फ्री स्पेस है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस है, इसमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। इसमें 90% वाटर होगा, 7% प्रोटीन होगा, 2% कार्बोहाइड्रेट होगा, 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, मिनरल्स होंगे, प्रोटीन होंगे। दैट्स तो साइटोप्लाज्म आपको क्लियर हो गया। लेकिन साइटोप्लाज्म के ऊपर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाए तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में चारों तरफ अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो तो वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। खाली एक मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है। वी विल स्टडी द डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। एक्चुअली डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जिन पर डबल लेयर प्रेजेंट है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स आते हैं।
और ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन में राइबोसोम, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की हम बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या होता है, फैला होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप देख रहे हैं इस पर छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, ये चैनल जैसा दिख रहा है, ये चैनल शेप स्ट्रक्चर भी है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ा सा रफ होता है और ये कहाँ से कहाँ तक, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है, इसलिए इसे स्केलेटन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। कभी कभी राइबोसोम्स इसकी वॉल पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तब उस जगह ये स्मूथ होता है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट हो, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल पर राइबोसोम प्रेजेंट हो। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जिसमें राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन द वॉल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा, लिपिड सिंथेसिस होगा। नाउ अब मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी डेफिनेशन में ही आपको फंक्शन आपको मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे। अगर फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, क्योंकि चैनल जैसा स्ट्रक्चर है, पूरे सेल में फैला हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट भी करेगा सब्सटेंस को। ठीक है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। पूरे सेल में फैला हुआ है तो ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। राइट, बिसाइड द जो SER हैं लिवर के, वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन में हेल्प करेंगे। जैसे कि लिवर सेल्स में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो लिवर जो होता है वो डिटॉक्सीफाई करता है चीज़ों को। मतलब जैसे हमने कुछ भी खाया है और वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ को क्या करना, डिटॉक्सीफाई करना, उसकी टॉक्सिसिटी को क्या करना, ख़त्म करना। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनल इज गोल्जी एपरेटस। ये भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसके 3 पार्ट हैं, मतलब 3 चीज़ों से बना है, सिस्टेनी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। तो और या फिर सिक्रेटरी वेसिकल या फिर वैक्यूल भी इसे बोल सकते हैं। इसे सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने क्या करा, डिस्कवर करा था इन 1898 में। इसके 2 फेस होते हैं, ट्रांस फेस और सिस फेस। अभी मैं डायग्राम में आपको बताऊंगी ट्रांस फेस और सिस फेस। जो ट्रांस फेस है इसका, वो मैच्योर फेस कहलाता है। ट्रांस फेस इज कॉल्ड है मैच्योरिंग फेस। जब मैं सिक्रेटरी वेसिकल और वैक्यूल की बात कर रही हूँ, इससे ही लाइसोसोम का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, इससे ही वैक्यूल का सिंथेसिस भी होता है। तो गोल्जी एपरेटस आपके लाइसोसोम और सिक्रेटरी बॉडीज, वैक्यूल वगैरह, वैक्यूल्स का सिक्रेटरी बॉडीज जैसे कि लाइसोसोम, इन सब का क्या कराते हैं, सिंथेसिस कराते हैं। प्लांट के केस में ये छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, जिसे हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। राइट, क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। नाउ द फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस, इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन, जो कि सिक्रेटरी बॉडी है। हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम, हार्मोन एंड सिक्रेटरी प्रोडक्ट, क्योंकि लाइसोसोम अपने अंदर क्या रखता है, एंजाइम रखता है। तो ये इनडायरेक्ट वे में हम क्या कह सकते हैं कि इट्स द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड म्यूकस। एक्रोसोम स्पर्म के हेड पर प्रेजेंट होता है, जो स्पर्म का ओवम में पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम है स्पर्म एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस। मैंने आपको बताया था, मैं डायग्राम की हेल्प से आपको सिस और ट्रांस फेस बताऊंगी। दिस इज द डायग्राम ऑफ द गोल्जी बॉडी।
दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड सिस फेस एंड दिस लोअर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांस फेस। आप देख रहे हैं इस ट्रांस फेस से ही लाइसोसोम और सिक्रेटरी वेसिकल्स वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि मेच्योर फेस है। सिस फेस आपकी मेच्योर फेस नहीं है। नाउ द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, फर्स्ट ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। पहला ऑर्गेनेल जो है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, राइट। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, अगर आप देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, दिस इज द आउटर लेयर, इनर लेयर फोल्ड्स एंड फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टेई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करती है जिसे हम क्रिस्टेई कहते हैं। ये फ्री स्पेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इस पर ये छोटे छोटे आपको रेड कलर के जो दिख रहे हैं, ये F0 F1 पार्टिकल्स हैं। अब F0 F1 पार्टिकल्स का फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। F0 और F1 पार्टिकल का, जब भी हम खाना खाते हैं, चाहे हम ग्लूकोज, प्रोटीन या फैट के फॉर्म में खाएं, तीनों में से किसी भी फॉर्म में खाएं खाना हम, तो क्या होता है, हम कुछ साइकिल्स फॉलो करता है वो खाना ब्रेक डाउन होने के लिए। वो साइकिल्स होती हैं आपकी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये साइकिल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, मतलब एक के बाद एक साइकिल फॉर्म चलती है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लास्ट में जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो ATP यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। खाना जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये सब कहाँ हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। जो मैं इतनी बड़ी बड़ी साइकिल्स का नाम ले रही हूँ, सब कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। तो एनर्जी जो निकलती है वो ATP की फॉर्म में कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टेई वाले, और वी कैन से F0 F1 पार्टिकल वाले पार्टिकल में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। और वो क्या है? वो एनर्जी रिच करेंसी कहलाती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है ATP की फॉर्म में, और वो स्टोर हो जाती है फॉर द फ्यूचर यूज़। फ्यूचर में जो उसका यूज़ होगा वो यूज़ के लिए वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट। इट इज़ कॉल्ड ए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। जैसे कि हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसका अपना DNA और या फिर RNA होता है, लेकिन ये ऑर्गेनल और इसके अलावा एक और ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है DNA RNA के फॉर्म में, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। तो फंक्शन तो आपको क्लियर खुद ही हो गया होगा, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं और जितनी भी साइकिल हैं, ग्लाइकोलिसिस हो, क्रेब्स साइकिल हो, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, वो सब कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। एनर्जी स्टोर कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के F0 F1 पार्ट में हो रही है। तो ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी रिच करेंसी, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल।